हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCS से बस्ती पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TGT PGT की वैकेंसी आ चुकी है माध्यमिक की, और इसकी तैयारी भी उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़ोर शोर से शुरू कर दी होगी। आपकी तैयारी में ही आपके सहयोग के लिए MCSA ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है कि जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आपका मूल्यांकन और बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए हम लोगों ने जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, उनके सॉल्व्स आप लोगों को आपका मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों का ये पहला जो क्रम है सिविक्स का, यानी नागरिक शास्त्र का, इसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र लिया है, जिसमें से आज हम लोग इस प्रश्न पत्र के लगभग 50 प्रश्नों को देखेंगे और अगला जो क्रम होगा वीडियो का वो बाकी शेष प्रश्नों का होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 के नागरिक शास्त्र का जो प्रश्न पत्र है, इसे 2 कालखंडों में, 2 पेपरों में, 2 वीडियोज़ में हम लोग इसको देख करके सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रयास ये भी रहेगा कि प्रत्येक प्रश्न की एक समुचित व्याख्या के साथ आपको ये प्रश्न पत्र सॉल्व कराए जाएँ, और जिससे कि आपको आगामी और भी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस बने वो उससे आपको आसानी मिले। आशा है कि ये जो हमारा प्रयास है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और साथ ही साथ आपका मूल्यांकन करने में और गत वर्ष आई हुई परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आते हैं ये आपकी समझ विकसित करने में काम करेगा, और साथ ही साथ परीक्षाओं में प्रश्न इससे निश्चित तौर से आपको मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रश्न पत्र जो कि नागरिक शास्त्र 2013 का प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं आज। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो संप्रभुता की व्याख्या करने का जो श्रेय मिला है दोस्तों, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ग्रोसियस, बोदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन ये ऐसे कुछ विचारक हैं जिन्होंने संप्रभुता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यानी कहिए बोदा ने संप्रभुता को सबसे पहले जो व्याख्या देने का प्रयास किया, वो संप्रभुता की व्याख्या जो है बोदा ने की थी। उसको आगे हॉब्स ने बढ़ाया और उसे सामाजिक समझौते से कनेक्ट किया रूसो ने, और उसको चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया ऑस्टिन ने। तो ये आपके विचारक रहे हैं। अब प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के प्रश्नों में हमारे क्या ऑप्शन है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो पहले में दे रहा है ऑप्शन दोस्तों कि बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन। तो इसमें से आप जानते हैं कि बोंदा और ऑस्टिन तो हो सकते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स हैं ये नहीं होंगे आपके। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है बोंदा, मार्क्स, हीगल। तो हीगल तो है नहीं, मार्क्स भी नहीं है, तो इस ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं अरस्तु, प्लेटो और बेंथम हैं। तो अरस्तु, प्लेटो, बेंथम बिल्कुल नहीं इससे विचार से मेल खाते हैं संप्रभुता से। अगला है डी ऑप्शन, जिसमें बोदा, लासबेल और ऑस्टिन दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए और डी में लगभग करीब में जो आपके ऑप्शन हैं दोनों सेम मेल खा रहे हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि लॉसबेल इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें से किसी एक को आप बदल देंगे तो चेंज आपको हो जाएगा। हालांकि इसमें एक मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, और जिसमें से इनको ये होना चाहिए, आपको ये लॉसबेल की जगह पर आपको होना चाहिए कि ग्रोसियस होना चाहिए। यहाँ पे ग्रोसियस, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों ग्रोसियस की जगह पर एग्ज़ाम में आपको ग्रोसन्स भी लिख करके दे देता है, ऐसे आपको आ जाएगा ग्रोसन्स। कुछ परीक्षाओं में ऐसा पूछा है, ग्रोसन्स। तो आप यही समझिएगा कि ग्रोसन्स जो है ग्रोसियस को ही लिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो होता है बोदा हो जाएगा, ग्रोसन्स हो जाएगा और ऑस्टिन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने देखा है इसको, ये हाब्स लिखा हुआ है, हाब्स होना चाहिए दोस्तों, हाब्स। ओके, क्षमा चाहेंगे, थोड़ी त्रुटियाँ कुछ टाइपिंग में हैं, और जिनके माध्यम से हम लोग देखेंगे तो आगे इसको नेक्स्ट जो क्रम हम लोग का बनेगा उसमें हम लोग इसको सुधार करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, ठीक है, खाली उसके बाद में ऑप्शंस दे रहा है लेवियाथन को। तो यहाँ पर सेंस है क्या चीज़ें होंगी, किस सेंटेंस से आपका पूरा सेंटेंस, किस ऑप्शन से आपका सेंटेंस बन जाएगा और करेक्ट सेंटेंस बनेगा। पहला कह रहा है केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा,
दूसरा कह रहा है केवल धार्मिक अधिकार सौंपे। तीसरा है लगभग सभी अधिकार सौंपे। चौथा आप देख रहे हैं केवल राजनीतिक अधिकार सौंपे गए। तो आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि हाब्स ने राज्य के विशाल आकार और अदम्य शक्ति के संकेत के लिए उसके राज्य की जो तुलना की है, उसने एक काल्पनिक जल जंतु दैत्याकार लेवियाथन के से इसकी तुलना की है और लगभग इसको संपूर्ण अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, संपूर्ण अधिकार देखे रखे हैं। और लेवियाथन को ही एक और नाम जाना जाता है, तिमिगिल के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, तिमिगिल के नाम से जाना जाता है। लेवियाथन ऑप्शन में हो या तिमिगिल हो, बात दोनों एक ही है। और ये क्या है, एक जो हमारा जो राज्य है, राज्य की तुलना एक बड़े दैत्याकार जलीय जंतु लेवियाथन के रूप में इन्होंने की है और उसकी पूरी शरीर की जो संरचना है उसी से राज्य की तुलना की है। तो यहाँ पर ऑप्शन लगभग सी हो जाएगा, जिसको संपूर्ण अधिकार दिए गए थे। ठीक है, लगभग सभी अधिकार दे दिए गए थे। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त होती है। तो लॉक के विचारों को प्रेरणा, ये जान लीजिए कि लॉक जो था आपका वो ब्रिटिश नागरिक था। ठीक है, और ब्रिटेन में 16 से 88 की जो क्रांति हुई थी उससे उसको काफ़ी एक तरह से कहिए सपोर्ट मिला। साथ ही साथ उसके बाद का जो 1688 के बाद की जो राजनीतिक स्थिति रही है ब्रिटेन की, उसमें जिसमें संसद में पारित अधिकार पत्र जो दिया गया उससे इसने प्रेरणा ली। और साथ ही साथ हाब्स के व्यक्तिगत विचारों से भी लॉक जो है काफ़ी प्रभावित था। हाब्स के व्यक्तिवादी विचारों से जो है काफ़ी हद तक प्रभावित था। क्या, कौन प्रभावित था? लॉक महोदय प्रभावित थे। और हुकर के दर्शन से भी लॉक अत्यधिक इफेक्टिव थे। तो ये तथ्य कुछ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लॉक जो है किसके विचारों से प्रभावित थे। तो व्यक्तिवादी विचारक हॉब्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। साथ ही साथ लॉक अत्यधिक जो प्रभावित हुए हुकर के दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों से प्रभावित थे और हुकर के दर्शन से प्रभावित थे लॉक महोदय। और साथ ही साथ 1688 की क्रांति से इफेक्टिव रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ना तो व्यक्तिवादी हॉब्स के बारे में जिक्र किया है और ना ही हुकर के दर्शन से कुछ इसका रिलेशन बनाया, बल्कि इसमें बनाया है 1688 की क्रांति से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ऐसे ही आप मेहनत करते रहें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राज लिखा है, राज्य ही होना चाहिए। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है दोस्तों, मिस प्रिंटिंग। यहाँ पर जो लिखा हुआ है राज्य होना चाहिए, राज्य ही नगर। सेंटेंस में जो बन रहा है राज्य ही नगर था, राज्य ही नगर था और चर्च भी, ये होना चाहिए सेंटेंस में यहाँ पे। ओके, ठीक है, क्या होना चाहिए? राज्य ही नगर था और चर्च भी। ठीक है, ये सेंटेंस है। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ये पूरा सेंटेंस आपका है, राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य किसका व्यवस्था का विवरण देता है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में क्या है? स्विस कैटनो का, और दूसरा है पेरिस नगर का, तीसरा है यूनानी नगरों का, चौथा है फ्रांसीसी नगरों का। तो आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि यूनानी नगरों का ही सूचक था, राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह जो है विचारधारा यूनानी नगरों की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद विवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था हीगल और मार्क्स के द्वारा किया गया था। हीगल और मार्क्स ने अपने दर्शन में वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति का जो आशय है, अभिप्राय है, परस्पर विरोधी विचारों एवं तर्कों के टकराव से सत्ता की प्राप्ति करना है, ये इसका सेंस है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि हीगल और मार्क्स महोदय हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन है इसमें, हीगल और मार्क्स महोदय हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है, इसमें हीगल और मार्क्स दोनों दिए हुए हैं। तो ये हो जाएंगे आपके वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोगकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहा है, राज्य में निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। ठीक है, अनिवार्य अंग नहीं है तो आपको सभी को पता होगा कि भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। ये 4 जो अंग हैं ये राज्य के अंग माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कौन नहीं है, तो इसमें से चारों में से कोई एक नहीं होगा। तो भूमि है, यह अंग है, जनसंख्या यह भी अंग है, प्रजातंत्र यह एक अंग नहीं है दोस्तों। प्रजातंत्र ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर ऑप्शन है, मतलब गलत रॉन्ग ऑप्शन है ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पर कुछ और होना चाहिए, सरकार होना चाहिए या संप्रभुता होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी में भी देखेंगे हम लोग क्या दे रहा है इसमें, तो डी में ऑप्शन देखिए संप्रभुता दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर राज्य होना चाहिए था, जबकि प्रजातंत्र ले रहा है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, 6 का बी हो जाएगा ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 7 में दोस्तों दे रहा है आपका, कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस वाक्य से दूसरे का क्या आशय है। ठीक है, इस वाक्य से दूसरों का क्या आशय है। ठीक है, ये कहने का मतलब, तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से कि यह जो बात कही है ये किसने कही है, रूसो ने कही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपके बारे में है, यहाँ पर नाम नहीं दे रहा है ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में आप देखेंगे सी ऑप्शन में भी नाम नहीं दे रहा है किसी का। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ सी ऑप्शन ही 3 ही ऑप्शन इसमें दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, इन्हीं ऑप्शन से हम लोग देखते हैं तो किसके बारे में दिया है। यहाँ पर मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह बात किसकी है, रूसो की कही गई बात है ये। रूसो ने क्या कहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य भी अपने चरित्र एवं आदतों को परिवर्तित कर सामान्य इच्छा के माध्यम से कुछ श्रृंखलाओं को वैध बना सकता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचार हैं वो रूसो के विचार हैं। तो ऑप्शन इसी में बताना होगा आपको कि स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसमें किस ऑप्शन के आधार पे आप देखेंगे, तो इसमें देखेंगे आप इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया मनुष्य भी अपने चरित्र एवं आदतों के परिवर्तन कर सामान्य इच्छा के माध्यम से कुछ श्रृंखलाओं को वैध बना सकता है। इसका मतलब है कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध किया जा सकता है। ये विचार रूसो महोदय का है। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट हैं। ठीक है, तो गांधी जी के जो विचार हैं वो दोस्तों दार्शनिक अराजकतावाद के निकट इनके विचार मिलते हैं। ठीक है, राज्य को गांधी जी दमन का कारक मानते हैं। ठीक है, राज्य की सत्ता के विरोधी माने जाते हैं। गांधी जी ने राज्य की सत्ता को विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना है राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मत है कि राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है और वह अहिंसावादी सिद्धांत के विपरीत है। चूँकि गांधी जी अहिंसावादी थे और राज्य जो है कानून के नाम पर जो है हिंसा करता है, तो इस कारण से जो है गांधी जी इसके विरोधी थे। दार्शनिक अराजकतावादी, उनका जो दर्शन था वो अराजकतावादी था। ठीक है, राज्य भी अराजकतावादी भी राज्य की सत्ता के विरोधी ही है। ठीक है, तो ये सेंस यहाँ पे होगा आपको, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद, ठीक है, फेबियन समाजवाद का क्या विचार है कि समाजवाद क्या करेगा। फेबियन समाजवाद का जो मत था दोस्तों, फेबियन समाजवाद का ये सोचना था कि जो धीरे धीरे आएगा, क्या आएगा, धीरे धीरे जो है फेबियन समाजवाद का विश्वास था कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा, ये इनका अपना सोचना रहा है। और इंग्लैंड के लोगों को यह विश्वास पैदा करने का श्रेय जो है फेबियन समाजवाद को था कि धीरे धीरे जो है समाजवाद का इंग्लैंड का, चूँकि इनका प्लान ये था, इनकी जो प्लानिंग थी, इनका जो विचार था, इंग्लैंड में ये सोचते थे चूँकि पूंजीवादी कंट्रियों के रहा है, वहाँ पर समाजवाद का विस्तार धीरे धीरे करने की इन्होंने अपनी जो है बात कही है। फेबियन समाजवाद की मान्यता है उक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, इस तरह की कुछ बातें कही गई हैं इसमें, तो धीमे धीमे होगा। तो ये 9 का सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, हेनरी डेविड थोरो जो का विश्वास था, किसमें विश्वास करते थे हेनरी डेविड थोरो। तो जान लीजिए कि एक महान दार्शनिक थे थोरो महोदय था, और इनका जो मानना था थोरो महोदय का
कि आत्मा की आवाज़ राज्य के आदेश से सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने आत्मा की जो इच्छा है इसको राज्य की के आदेशों पर सर्वोपरि किया है, इन्होंने माना है। और थेरो का भी मानना है कि राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। मतलब थेरो महोदय ने क्या किया है कि राज्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है व्यक्ति को, ठीक है। और आप एक और नई भी चीज़ जान लीजिए साथ ही साथ इसके कि थोरो महोदय जो थे, डेविड हेनरी थारो या थोरो, इनके विचारों से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो एक तरह से पूछ सकता है कि गांधी जी किसके विचारों से प्रभावित थे, तो डेविड हेनरी थोरो के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्ववादी विचारक राज्य की को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यह वक्तव्य क्या है? प्रमुखता सत्य है, प्रमुखता असत्य है, अर्थहीन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो एक जान लीजिए, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं और अराजकतावादी विचारक जो है अनावश्यक बुराई मानते हैं, ये बात दोनों सत्य है। तो प्रमुखता सत्य है दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या मानते हैं कि प्रमुखता सत्य है स्टेटमेंट, दोनों ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके। यहाँ पर क्या किया है कि दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। व्यक्तिवादी राज्य की बुराई करते हैं दोस्तों, ये आप तो अच्छी तरीके से पता है, और इसलिए वे राज्य व्यक्ति के अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति इनकी रक्षा करता है, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। तो एक तरह से कहिए कि आवश्यक बुराई के रूप में ये मानते हैं, और अराजकतावादी जो हैं इनको अनावश्यक बुराई के रूप में इसको लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ये माओ होना चाहिए दोस्त, मऊ लिखा हुआ है, माओ, ठीक है, माओ, ओके सॉरी, ठीक है। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी, ठीक है। माओ के अनुसार कृषकों की भूमिका कैसी रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। कृषकों की भूमिका को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। माओ ने चीन की क्रांति में यह माना जाता है कि कृषकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ तक कि मार्क्स ने कहा है कि आधुनिक युग में साम्यवादी क्रांति के दौरान सर्वहारा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, ऐसा मानना है। और मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, महत्वपूर्ण होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मार्क्स में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया है। ये आपको जान लेना चाहिए कि मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को दिया है। मार्क्स ने की जो पुस्तक है का क्या नाम है पुस्तक का, दास कैपिटल, उसमें इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन इसके आधार पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन के अनुसार जो साम्राज्यवाद है क्या है? पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था है, पूंजीवाद की संकुचित अवस्था है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, या पूंजीवाद की समाजवाद में विलय है। तो ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था को, ठीक है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था को ही जो है अंतिम अवस्था या उच्चतम अवस्था को ही साम्राज्यवाद कहा गया है, ठीक है। लेनिन ने ऐसा कहा है, ठीक है, उच्चतम अवस्था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें है मार्क्स ने पैट्रिशियन, फ्लेवियन और गिल्ट मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, ठीक है। जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर न विशेष बल दिया है, बल्कि इन्होंने मार्क्स और एंजिल का इनका मानना था इनका ये मत था
कि धनवान और निर्धन वर्ग के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु बना रहा है जब से आदिम जनजातियां समुदाय लुप्त हुए थे। ठीक है, तो पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का वर्णन मार्क्स वर्ग के संबंध में किया गया है। ठीक है, तो ये सेंस आपका यहाँ बनेगा आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में आपका आ रहा है, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने पैट्रिशियन, फ्लेवियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, तो वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें देखिए हॉब्स होना चाहिए दोस्तों, ये आपका हॉब्स है। ओके, हॉब्स। ओके, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो एकांकी, निर्धन, पहला ऑप्शन है एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो जीवन था वो क्या था, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पार्श्विक और क्षुणभंगुर होता है, ऐसा माना था। तो उन्होंने एकांकी, निर्धन और निंदनीय, अल्पकालिक माना है। तो ऑप्शन पहले ही मिल जा रहा है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है, राज्य के सावयवी होने पर किस वर्ग का विश्वास था? ठीक है, राज्य के सावयवी होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो इसमें आदर्शवादियों का था, साम्राज्यवादियों का था, संविदावादियों का था और धर्मतांत्रिकों का था। तो इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा आदर्शवादियों का था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आदर्शवादियों का मानना था कि राज्य के सावयवी होने पर किस वर्ग का विश्वास था, तो आदर्शवादियों का विचार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? विरोधी है, समर्थक है, ना तो विरोधी है ना ही समर्थक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बात जान लीजिए कि विरोधी है। बहुलवाद इस दावे को स्वीकार नहीं करते हैं कि राज्य की रचना के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य है। बहुलवादियों ने क्या है, प्रभुसत्ता को नकार दिया है। ठीक है, तो बहुलवादी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के क्या है, विरोधी हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का है, मैक्स वेबर, दुर्खिम और पैरेटो को राजनीतिक शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? ठीक है, इन्हें किस उपागम से जोड़ा जाता है? ऑप्शंस है दार्शनिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक है और समाजशास्त्रीय है। ठीक है, किससे जोड़ा जाता है? समाजशास्त्रीय है। तो इसमें आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ये सभी लोग जो मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, पैरेटो हैं, ये सभी समाजशास्त्रीय यानी कि राजनीति इनका जो व्यवहार है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 20 नंबर का, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचार का विश्वास था? मतलब किस विचारक का विश्वास था? ठीक है, राज्यहीन वर्गहीन समाज की कल्पना कौन करता है दोस्तों? तो मार्क्स ने किया है। ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, मार्क्स ने राज्यहीन और वर्गहीन समाज की कल्पना की है। तो ऑप्शन यहाँ पे मार्क्स हो जा रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। 21 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचारक द्वारा प्रतिपादित किया गया? विचारक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किस विचारक का प्रतिनिधित्व करता है? यानी आदर्शवादियों का। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? आदर्शवादियों का प्रतिनिधित्व करता है, मार्क्सवादियों का, यथार्थवादियों का, ठीक है, इसके अलावा विकासवादियों का। तो आप जान लीजिए कि ये विचार शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, ये आदर्शवादियों का मानना था। ठीक है, टी.एच. ग्रीन वगैरह जो है आदर्शवादी रहे, इनका मानना है कि मनुष्य को नैतिक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नैतिकता ऐसी प्रेरणा पर आश्रित होती है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई हो। ठीक है, ग्रीन इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं इनको लेकर के। ठीक है, तो विकासवादी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी आदर्शवादी हो जाएगा, आदर्शवादी। और 22 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने
स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है। ठीक है, किस प्रकार किया है। तो पहला कह रहा है इसमें विश्वास संबंधित एवं पर संबंधित। ठीक है, यहाँ विश्वास संबंधित नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए स्वसंबंधित, सॉरी माफ़ी चाहूँगा आपसे, स्वसंबंधित होना चाहिए दोस्तों, स्वसंबंधित एवं पर संबंधित। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है, स्वसंबंधित एवं पर संबंधित आधार पर किया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जेएस मिल इसमें मिलेंगे, इनको दो भागों में बांटा है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो आप ये थोड़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जहाँ ज़रूरी है मैं उसको डिटेल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक आधुनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है। ठीक है, बड़ा ही फेमस कथन है, जेलिनेक का स्टेटमेंट है दोस्तों। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये जेलिनेक का है। जेलिनेक या जेलिनेक स्टेटमेंट इनका मिलता है, जेलिनेक, 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 जेलिनेक। ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको, जेलिनेक का स्टेटमेंट है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस विचारक को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल मानते हैं। इनमें से किस प्रकार के विचारक को प्राय व्यक्तिवादी अपने अनुकूल मानते हैं। तो ये जान लीजिए आप, मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत व्यक्तिवादियों के बारे में बात कर रहा है, जो कि ये गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, इसके अलावा डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चार्ल्स डार्विन के अनुसार अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत या इसी को ही जीवन संघर्ष में योगदान की विजय के उस सूत्र के आधार पर स्पेंसर इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, और राज्य कि दीन दुखियों की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से राज्य के विकास में बाधा पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से डार्विन के अतिजीविता सिद्धांत व्यक्तिवादियों के अनुकूल पाए जाते हैं। ठीक, सी ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन है, डायसी ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की। ठीक है, किस डायसी ने किस अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की। तो डायसी जानते हैं विधि शास्त्री रहे हैं, विधि विशेषज्ञ रहे हैं। तो डायसी ने जो है विधि के शासन की व्याख्या की है। ठीक है, विधि के शासन की। डायसी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। लाक के बारे में देखते हैं दोस्तों। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था कि ताकि, लाक का क्या मानना है कि लोगों ने समझौता क्यों किया था। पहला कह रहा है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्ध का अंत हो सके, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो जानते हैं क्यों, क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। लाक ने इसी नाते सामाजिक समझौता किया था, तो उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसी नाते लोगों ने राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया सामाजिक समझौते के अनुरूप। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक सुख। तो एक बात जान लीजिए अच्छी तरीके से कि जो बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य जो होना चाहिए, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। ऑप्शन पहला ही आपका दिया है, तो बाकी से इस पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो ये अच्छी तरीके से जान ली, बड़ी फेमस रचना है, हेरोल्ड लास्की की रचना है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, हेरोल्ड लास्की की रचना है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन किसका है। स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है,
व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? ठीक है, तो यह वक्तव्य है जॉन स्टुअर्ट मिल का है दोस्तों। देखिए ऑप्शन कहाँ दे रहा है, जेनरी बेंथम है, रूसो है, जॉन ऑस्टिन है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो मिल का मानना है स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है आपको? जॉन और स्टुअर्ट मिल का है श्रीमान। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें है क्या, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किस की व्याख्या में होता है? ठीक है, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। राजनीतिक दलों की व्याख्या में होता है? नहीं। दबाव समूह की भूमिका में, समूह की व्याख्या में होता है? दबाव समूह की व्याख्या में होता है? नहीं। राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में होता है? जी हाँ। निवेश, निर्गम, पुनर्निवेश की जो व्याख्या होती है राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका है दोस्तों, द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। ठीक है, वायलेंस होना चाहिए दोस्तों, सही लिखा है। द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सारेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मित्रों से प्रभावित होते हैं जो, ये बताया है दी रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सारेल ने दिखाया, यानी क्या दिखाया, क्या बताने का प्रयास किया है कि लोग उस राजनैतिक मित्रों से प्रभावित होते हैं जो, यानी उन लोगों से, राजनीतिक मित्रों से प्रभावित होते हैं जो सदैव सत्य बोलते हैं, परंपरा पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। तो ये बात जान लीजिए, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। दी रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में ये जॉर्ज सारेल ने ये बताने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, म्यूचुअल एंड पुस्तक, म्यूचुअल एंड, ये पुस्तक का इस तरह से नाम होना चाहिए दोस्तों। ये पुस्तक का जो नाम है यहाँ पर आपको कम होना चाहिए, ये म्यूचुअल एड, ये पुस्तक का नाम है म्यूचुअल एड। पुस्तक में होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं नहीं, में। ठीक है, क्राफ्ट गलत लिखा है ये भी दोस्तों, ये होना चाहिए आपको यहाँ पे क्राफ्टकिन। ठीक है, क्राफ्टकिन, ठीक है, क्राफ्टकिन ने, अब सेंटेंस ऐसे बनेगा दोस्तों, म्यूचुअल एंड जो पुस्तक है में क्राफ्टकिन ने किस विचार का विरोध किया है? ठीक है, किस विचार का विरोध किया है? तो जान लीजिए, इन्होंने किया है डार्विन के जो है संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया है। तो डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध जो है किसने किया है दोस्तों? ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं आप लोग कि इनकी जो पुस्तक रही है, ठीक है, क्राफ्टकिन, ये एक विचारक हैं, क्राफ्टकिन, इनका पूरा नाम जो है देखिए मैंने लिख दिया है आपको यहाँ पे, क्राफ्टकिन। ठीक है, क्राफ्टकिन इनका नाम है। इनकी जो पुस्तक है म्यूचुअल एड है, इसमें इन्होंने डार्विन के संघर्ष सिद्धांत की जो है आलोचना की है, सिद्धांत का, ठीक है, विरोध किया है इन्होंने। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है जॉन रॉल्स की पुस्तक, ये हम लोगों का जो क्रम था 30, 31, ठीक है, ओके। 32 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या रहा है, जॉन रॉल्स की पुस्तक का शीर्षक क्या था? ठीक है, जॉन रॉल्स की जो पुस्तक थी इसका शीर्षक क्या था? तो जॉन रॉल्स की पुस्तक का जो शीर्षक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इनकी पुस्तक का शीर्षक रहा है। तो जॉन रॉल्स की पुस्तक का जो शीर्षक था ए थ्योरी ऑफ
जस्टिस, तो यहाँ पर ए होना चाहिए, ए थ्योरी, ए ऐनक वाला ये ए थ्योरी, ठीक है। और थ्योरी भी इसमें गलत लिखा है, थ्योरी ऐसे होना चाहिए, थ्योरी, ठीक है, इस तरह से होगा, तो ए थ्योरी, ठीक है, इस तरह से होगा, ए थ्योरी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है पुस्तक, ये है जॉन रॉस की प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सिंडिकेट लिस्ट समाजवाद में से किस पर अधिक जोर दिया गया है। सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है। तो सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघर्ष और व्यापक हड़ताल पर अधिक जोर दिया गया है। तो ये बात आप देख लीजिएगा, ऑप्शन जहाँ पर होगा उसमें आपको मिल जाएगा श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर जोर दिया है किसने, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में, ठीक है। किस पे जोर दिया गया है, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन ये है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 34 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, उसमें कह रहा है उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है, तो डेविड स्टन ने सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है, ठीक है। उत्तर व्यवहार की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जिसने की है वो कौन है, डेविड स्टन महोदय हैं। तो डेविड स्टन आपके ऑप्शन डी में है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, निर्वाचन की सूची पद्धति होना चाहिए, तो ध नहीं होना चाहिए, द होना चाहिए, पद्धति, ये ऐसे होना चाहिए दोस्तों, पद्धति, ठीक है, पद्धति, ठीक है। ओके, पद्धति से प्रमुखता किसको लाभ होता है, निर्वाचन की सूची पद्धति से मुख्यतः किसको लाभ होता है। तो धनी, इसमें ऑप्शन दे रहा है धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, निर्धन युवा प्रत्याशियों को, समूह और दलों को, और चौथा ऑप्शन है श्रमिक संघ के निर्दलीय प्रत्याशियों को। तो ये जान लीजिए समूहों और दलों को, ठीक है। निर्वाचन की सूची पद्धति से मुख्यतः किसको लाभ होता है, समूहों और दलों को लाभ होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से, एक और दूसरा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर 1 लिखा है, एक होना चाहिए, एक सदस्य चुनाव क्षेत्र, और सामान्य बहुमत पद्धति से, तीसरा आपका है एक सदस्य चुनाव क्षेत्र विशिष्ट बहुमत पद्धति से, और चौथा है दल विहीन सूची पद्धति से। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से है। तो थॉमस हेयर के बारे में आप जान लीजिए कि जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो हमारे चुनाव होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है, या कहिए कि राज्यसभा के जितने भी सदस्यों का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही होता है। तो इसके जन्मदाता जो है वो थॉमस हेयर महोदय हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का, ठीक है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये डैश मिल जाएगा, इससे डैश हो जाएगा। ऊपरी और प्रबल सदन है, ऊपरी और निर्बल सदन है, निचला और प्रबल सदन है, और चौथा है निचला और शक्तिशाली सदन है। तो ये बात अच्छी तरीके से जान ली, अमेरिकी जो सीनेट है ऊपरी और प्रबल सदन है, ठीक है। क्या है सीनेट, ऊपरी और प्रबल सदन है, ये बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है, क्या है, ऊपरी और प्रबल सदन के रूप में जाना जाता है आपका अमेरिकी सीनेट। क्लियर। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है फ्रांसीसी व्यवस्था, ठीक है, फ्रांसीसी व्यवस्था के बारे में कह रहा है, ये क्या है, शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है, ये कह रहा है ऑप्शन पहला। दूसरा कह रहा है शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक है। तीसरा कह रहा है शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। तो यही व्यवस्था बिल्कुल जान लीजिए कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। ना तो शुद्ध रूप से फ्रांस में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और ना ही शुद्ध संसदीय व्यवस्था
भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम लोग आगे के जो क्लासेस जब हम डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे वीडियो, वहाँ पर हम लोग और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक मतलब शुद्ध अध्यक्षात्मक भी नहीं व्यवस्था है, ना ही शुद्ध संसदीय व्यवस्था है। कहाँ पर? फ्रांस की व्यवस्था में। और 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है, किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रारूप प्रदान किया गया? तो नागपुर अधिवेशन पहला दे रहा है 1942 दे रहा है, दूसरा दे रहा है रामपुर अधिवेशन 1962 दे रहा है, तीसरा है हरिपुरा अधिवेशन 1960 और अवाडी अधिवेशन जो है 1955। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अच्छी तरीके से कि एक ही अधिवेशन था अवाडी का अधिवेशन, जिसमें जो है जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी, और इसमें ही जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन नेहरू की प्रेरणा से समाज में समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अवाड़ी अधिवेशन था दोस्तों। तो ये अच्छी तरीके से आप दिमाग में रख लें, अवाड़ी अधिवेशन में ही क्या किया था? नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है? तो ये बात जान लीजिए कि गांधी जी अपने साथ वाद लगाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो गांधी जी का ये मत था कि गांधी जी वाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये खुद गांधी जी ने ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से किस रेट का, रेट नहीं होना चाहिए बेटा, रीट होना चाहिए, रीट का, ये गलत है, यहाँ पे लिख रहा है रीट होना चाहिए, रीट। ठीक है, यहाँ पर रीट जानते हैं 5 तरह की रीट जारी की जाती है। ठीक है, 5 तरह की जो है रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अनुच्छेद 32 की तरह से, और हाई कोर्ट के द्वारा 226 के द्वारा रीट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये बड़ी ही सामान्य सी बात है। और 5 तरह की रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रेक्षा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, परमादेश है। ये 5 तरह की रीट जारी होती है। तो क्वेश्चन में क्या करें, निम्नलिखित में से रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, रीट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। मतलब इसमें कह रहा है हम आदेश देते हैं, किसका मतलब किस रीट का जो है मतलब होता है? तो इसमें जान लीजिए आप अच्छी तरीके से कि बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है, प्रतिषेध है यह भी नहीं हो सकता, अधिकार परीक्षा भी नहीं है, परमादेश हम आदेश देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं, परम आदेश होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः अनुच्छेद में है? तो जानते ही हैं समानता 14 से 18 के बीच में है। ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इस जबानी क्वेश्चन है आपका, 14 से 18 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? ठीक है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत में, और विश्वविद्यालय यानी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार से हुआ था दोस्तों? तो ये जान लीजिए कि संविधान और अधिनियमक विधि द्वारा। तो संविधान और अधिनियमक विधि के बारे में कह रहा है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो है संविधान में ही वर्णित था, और अधिनियम बना करके विश्वविद्यालय आयोग को भी इसमें जोड़ा गया। तो संविधान और अधिनियमवाद वाला जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बहुल असंक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा,
तो ये जान लीजिए कि अगला जो डी ऑप्शन है, एकल संक्रमणीय बहुल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ये असंक्रमणीय गलत, सी कह रहा है दोस्तों, बी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसी व्यवस्था से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव आपके यहाँ किया जाता है। और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी किया जाता है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की भी चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं जो है द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा अच्छी तरीके से और अपडेट अपने आप को कर लीजिएगा जिनको अच्छी तैयारी नहीं है इनकी। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है, ये आपका जान ही रहे हैं। जो 5 तरह की रीट होती है उसी में तरह एक रीट ये भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका संबंध किससे है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति के आदेश से, नहीं बिल्कुल नहीं ये है। न्यायिक अवमानना यानी न्यायिक अवमानना होना चाहिए, न्यायिक नहीं होना दोस्तों, यहाँ पे न्यायिक अवमानना होना चाहिए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, न्यायिक अवमानना का आरोप में बंदी बनाने में, ये भी नहीं आपका ऑप्शन होना चाहिए, नहीं होगा ये भी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जेल व्यवस्था में सुधार से, नहीं, मौलिक अधिकारों से, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है आपका, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है, तो मौलिक अधिकारों से है। मौलिक अधिकार जब छिनेगा तभी ही ये 5 तरह की रीट जारी की जा सकती हैं। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संथानम और बोहरा समिति ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। भारत में संथानम और बोहरा समिति ने क्रमशः किस पर अपने जो है प्रतिवेदन दिए थे, तो ये जान लीजिए भ्रष्टाचार पर और अपराधीकरण पर। संथानम समिति जो थी वो भ्रष्टाचार पर थी और बोहरा समिति जो थी वो अपराधीकरण पर थी। तो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर जो है ये बोहरा समिति, संथानम और बोहरा समिति, इससे रिलेटेड आप भ्रष्टाचार से जो रिलेटेड है वो कौन है आपके, संथानम है। भ्रष्टाचार से संथानम याद रखिएगा, बिल्कुल पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक है, संथानम है और अपराधीकरण से आपके जो जुड़े हुए हैं बोहरा जी हैं, बोहरा समिति है, बोहरा समिति इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया, तो एकाधिकार एवं प्रबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का स्थान जो है इसने लिया था। तो आप इतना याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है राज्य सरकार ने विधि सलाहकार को कहा जाता है, राज्य सरकार के विधि सलाहकार को। ठीक है, तो राज्य सरकार के देखिए केंद्र सरकार का होता है उसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और उनकी सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और राज्य सरकार में विधि सलाहकार जो होता है उसे एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। तो राज्य में क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवोकेट। अगर केंद्र में पूछा होता तो क्या कहते हैं आप, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और उसकी सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाती है, राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लेखित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो जान लीजिए कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट जो 7 पहले दिए गए थे, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, तो कुल 6 अधिकार आपके बचे हुए हैं। उनको प्राप्त कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसमें समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो आपके 6 अधिकार हैं उनको प्राप्त कराने का जो काम 5 अधिकार है उनको दिलाने का कार्य करता है ये 6ठा अधिकार। एक तरह से यह भी एक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जानते हैं क्या है, ये जो आपके कुल टोटल 6 अधिकार थे,
मतलब 6 अधिकार क्या है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 7 अधिकार हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के। तो इस प्रकार से आपके कुल टोटल बचते हैं कितने, 6 अधिकार, जिसमें संपत्ति को निकाल दिया गया तो 5 अधिकार बचे। 5 आपके अधिकार हैं जिनमें से आपको ये छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आपके मूल अधिकारों को दिलाता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपको आंसर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये 49 क्वेश्चंस ही थे इस सीरीज में, और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, बाकी शेष प्रश्नों के साथ और अच्छी व्याख्या के साथ। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और बहुत सारी चीज़ें आप जान पाए होंगे। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे अपना साथ और अपना प्यार हमारे पर बनाए रखें। हम लोग अच्छे से अच्छे और कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।